नमस्कार। ज्योतिष जीवन एवं कर्म पथ के सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन। मैं डॉक्टर मनीषा पंडित अपनी समस्त टीम की ओर से आपका स्वागत करती हूँ। हमारा कार्यक्रम सवाल आपके जवाब हमारे में दर्शकों के बीच लोकप्रिय हमारा ये कार्यक्रम दिन प्रतिदिन होता जा रहा है। आपका सहयोग ही कार्यक्रम की गुणवत्ता की वृद्धि में सहायक है। साथ ही हम सबके उत्साह वर्धन में भी अनुपमा जी के जवाब दर्शकों द्वारा बहुत पसंद किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में स्वागत है अनुपमा जी। आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी। अनुपमा जी, पूर्व जन्म को लेकर एक अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है। क्या इस जन्म में अच्छे कर्मों से हमारे पूर्व जन्म के कर्म कट सकते हैं क्या? मेरा कहने का तात्पर्य है कि क्या प्रारब्ध को भी परिवर्तित किया जा सकता है? मनीषा जी, वैसे तो ये बहुत ही विस्तृत विषय है, फिर भी मैं इसको संक्षेप में समझाने का प्रयास करती हूँ। कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामाण कर्म। संचित कर्म वो हैं जो हमारे पिछले जन्मों के इकट्ठे किए हुए कर्म हैं। उन्हीं इकट्ठे किए हुए कर्मों में से कुछ कर्म लेकर हम जन्म लेते हैं जो कि प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं, और क्रियामाण कर्म जो अभी से लेके हम आगे तक करेंगे वो हमारे क्रियामाण कर्म हो गए। तो प्रारब्ध तो हम संचित कर्मों में से लेकर आए हैं, परंतु इस जन्म में हम स्वतंत्र हैं कि हम कैसे कर्म करें। हम चाहे तो अच्छे कर्म कर सकते हैं, चाहे तो बुरे कर्म कर सकते हैं। अच्छे कर्म करके हम अपने उन्नति के शिखर पे पहुंच सकते हैं और बुरे कर्म करके हम अवनति की ओर भी जा सकते हैं। और जैसा कि आपने सवाल किया था कि क्या पिछले जन्म के कर्मों को बदला जा सकता है, हम अपना प्रारब्ध बदल सकते हैं, तो इसके लिए हमारे गुरुजी ने जैसा समझाया था मैं वही उदाहरण देके आपको समझाती हूँ कि आप मान लीजिए, सपोज करिए कि एक बास्केट भरी हुई है बॉल की, जो हमारे वो बॉल छोटी बड़ी बहुत भारी बहुत हल्की बॉल्स हैं जो हमारे कर्म हैं। कोई बहुत भारी कर्म होते हैं, कोई बहुत हल्के कर्म होते हैं, और हम अपने अच्छे कर्मों का ही उदाहरण लेते हैं कि अच्छे कर्मों की नई बॉल्स उस बास्केट में डालते जाते हैं। जितनी हमारी बॉल्स भारी होंगी यानी हमारे अच्छे कर्म ज़्यादा होंगे, तो जो उस बास्केट में हल्की बॉल होंगी वो किनारे हट जाएंगी हमारी नई बॉल्स को एडजस्ट करने के लिए। कुछ हो सकता है हल्की बॉल्स उस बास्केट में से निकल के गिर भी जाएं। इसी तरह हम लोग अगर अच्छे कर्म करते जाएंगे तो हमारे जो ऐसे कर्म हैं जो काटे जा सकते हैं वो जरूर कटेंगे। कुछ जो दृढ़ कर्म होते हैं जिनको तो हमें भोगना ही होता है, परंतु कुछ ऐसे दृढ़ादृढ़ कर्म होते हैं जिनको हम लोग अपने कर्मों से काट सकते हैं। तो अच्छे कर्म करते रहिए, आपके कर्म जरूर कटेंगे और आगे का रास्ता आपका आसान होता जाएगा। युवराज बुध कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। उनका अपना नीच राशि में प्रवेश कैसा फल देगा, क्योंकि बुध के रिजल्ट बहुत जल्दी ही प्राप्त होने लगते हैं। बुद्धि और लॉजिक के कारक बुध 1 अप्रैल को मीन राशि में प्रवेश कर गए हैं। यहाँ ये 16 अप्रैल तक रहेंगे। मीन राशि में बुध नीच के होते हैं। मीन राशि आध्यात्म और मोक्ष की राशि है, तो जहाँ आध्यात्म, मोक्ष, ज्ञान और भक्ति की बातें हों वहाँ बुद्धि और लॉजिक का क्या कार्य है, इसलिए बुध मीन राशि में नीच के हो जाते हैं। ये कम्युनिकेशन, शेयर मार्केट और लेखन कार्य इत्यादि के कारक होते हैं, तो हो सकता है इन कार्यों पे बुध के गोचर का असर पड़ेगा। अगर आपकी कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में नहीं है तो हो सकता है कि आपके आत्मविश्वास में कमी आएगी। थोड़ा बातचीत करते हुए अपने शब्दों पे ध्यान दें। गले और स्किन से संबंधित आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। शेयर मार्केट में सोच समझ के पैसा निवेश करें। इस बीच बाजार में खरीदारी बढ़ेगी। जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं वो थोड़ा चेंज करने के बारे में सोच सकते हैं, और ओवरऑल आपके लिए सही रहेगा। परंतु अपनी कुंडली में बुध की स्थिति देख लीजिए। अगर बुध सही नहीं है तो गाय को बुधवार के दिन हरा चारा दीजिए और ओम गंग गणपते नमः का जाप करिए। जी, हमारे एक दर्शक सुप्रिया रणजीत सिंह जी हैं।
उनका प्रश्न उनके बेटे को लेकर है। बेटी की पत्रिका वृश्चिक लग्न की है और गुरु नवम भाव में उच्च राशि में है, परंतु नवमांश में गुरु चतुर्थ भाव में नीच राशि में आ गए हैं। यहाँ गुरु का फल कैसा होगा? नवमांश में भी लग्न बदल जाता है क्या? जी मनीषा जी, सुप्रिया जी के प्रश्न का जवाब देने से पहले आपके दूसरे प्रश्न का मैं जवाब देती हूँ कि जी हाँ, नवमांश में लग्न बदल जाता है। यदि नहीं बदलता है, जैसे लग्न कुंडली में भी वही लग्न हो और नवमांश में भी वही हो, तो वो वर्गोत्तम कहलाता है। और वर्गोत्तम अगर लग्न होता है तो वो आदमी की पर्सनालिटी को बहुत मजबूती देता है। अब सुप्रिया जी के प्रश्न पर आते हैं। इनके बेटे की वृश्चिक लग्न की पत्रिका है और गुरु धन भाव और सुख भाव के स्वामी होकर के और नवम भाव यानी कर्क राशि में बैठे हुए हैं उच्च के होके। बहुत ही अच्छी स्थिति है। इनको पैतृक संपत्ति और सुख सुविधाओं के भरपूर साधन मिलेंगे। नवमांश इनका तुला नवमांश का लग्न तुला लग्न बन रहा है और चतुर्थ भाव में गुरु बैठे हैं, यानी कि मकर राशि में वो नीच के होके बैठे हैं। तो ऐसा नहीं है कि गुरु बुरा प्रभाव देंगे, परंतु ये है कि जैसे अगर धन मिले या सुख साधन, घर बहुत बड़ा घर मिले, तो थोड़ी उन सबों में कुछ कमी ला सकते हैं कि घर तो बहुत बड़ा होगा परंतु घर में ज़्यादा दिन रह नहीं पाएंगे। हो सकता है कि बाहर रहें, ऐसी जॉब हो कि टूर पे ज़्यादा रहें, या पुत्र भी देंगे, धन पुत्र गुरु सब देंगे। तो पुत्र से हो सकता है कि पुत्र इनका बाहर पढ़ने चला जाए। तो इस तरह की छोटी मोटी समस्याएं होंगी, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गुरु ऐसे ग्रह हैं कि ये कभी बहुत बुरा नहीं करते हैं, तो इसको लेके आप जरा भी परेशान ना हो। थोड़ी सी कारकत्व में कमी आएगी परंतु बुरा प्रभाव गुरु नहीं देंगे, निश्चिंत रहिए सुप्रिया जी। बार आपने देव गुरु बृहस्पति के कारकत्व पर प्रकाश डाला था। इस बार आप सौर मंडल के सबसे दैदीप्यमान तारे शुक्र के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। कुंद मृणालाभम दैत्यानाम परम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम। शुक्र ये हमारे सौरमंडल के सबसे चमकीले ग्रह हैं। इनको मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं। इनका रंग सफ़ेद है। ये अपनी धुरी पे एंटी क्लॉकवाइज घूमते रहते हैं। सूर्य से ये 40 डिग्री तक मैक्सिमम दूर जाते हैं। अगर ये कभी 41 या 42 डिग्री तक चले गए तो अपने कारकत्व में ये कोई ना कोई कमी ले आते हैं। इनको हम लोग लग्जरी का कारक मानते हैं, विवाह के कारक शुक्र हैं। जितने भी लग्जरियस आइटम हैं, कपड़े, ज्वेलरी या जहाँ भी दिखावे की चीज़ें आती हैं, वहाँ हम समझना चाहिए कि ये शुक्र के कारकत्व में आती हैं। विष्णु भगवान के 9 अवतारों में से परशुराम जी का अवतार शुक्र का ही अवतार माना गया है। और केतु की महादशा के बाद से शुक्र की महादशा आती है। केतु की महादशा में काफ़ी परेशानियां मिली रहती हैं जातक को। उसके बाद शुक्र की महादशा एक मलहम की तरह से कार्य करती है। प्रश्न श्री पंकज सिंह जी का है। ये गोचर प्रभाव के बारे में जानना चाहते हैं। इनका कहना है कि गोचर को कैसे देखते हैं। मनीषा जी, अलग अलग विद्वानों का गोचर देखने के लिए अलग अलग मत है। कुछ के अनुसार इसे हमें चंद्र से देखना चाहिए और कुछ विद्वानों का मत है कि इसे लग्न से देखना चाहिए। मुख्यतः इसे चंद्र से ही देखना चाहिए। अगर कोई घटना विशेष के बारे में हमको प्रेडिक्शन करना हो या किसी भाव विशेष के बारे में जानना हो, तब हमें इसे लग्न से देखना चाहिए। किसी भी ग्रह का प्रभाव सबसे पहले हमारे मन पर पड़ता है। चंद्रमा मन का कारक है और फिर वो उस अनुसार हम लोग रिएक्ट करते हैं या कोई कार्य करते हैं। तो इसलिए इसको गोचर को चंद्र से देखना ज़्यादा सही रहता है। जैसे कि 7.5 उसका शनि का प्रभाव चंद्र पर ही पड़ता है और ये 7.5 भी शनि का गोचर ही है, तो उसमें हमारे मन पर ही प्रभाव पड़ता है। तो चंद्र से देखना इसके लिए ज़्यादा सही होता है। गुरु मुख्यतः हम लोग गोचर गुरु का देखते हैं, शनि का देखते हैं, राहु और केतु, क्योंकि ये लंबे समय तक एक भाव में रहते हैं। तो इनका हमारे पर ओवरऑल क्या इफेक्ट होगा ये देखने के लिए हमें चंद्र से ही देखना चाहिए। परंतु अंत में मैं यही कहूँगी कि जिस तरह हम लोग जन्म कुंडली को लग्न से भी देखते हैं, चंद्र से भी देखते हैं,
उसी तरह गोचर को भी एक बार लग्न से भी देखिए और चंद्र से भी देखिए, तभी आप सही फल कथन कह सकते हैं। दुनिया वो किताब है जो कभी पढ़ी नहीं जा सकती, लेकिन जमाना वो उस्ताद है जो सब सिखा देता है। हार्दिक आभार अनुपमा जी, आपके जवाब हमारे दर्शकों को एक नई राह दिखाते हैं। दर्शकों से भी आग्रह है कि हमारे वीडियो लाइक और शेयर करें और अन्य लोग भी जिससे इसका लाभ ले सकें। साथ ही अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आगामी कार्यक्रम में आपके प्रश्नों का जवाब अनुपमा जी द्वारा दिया जाएगा। धन्यवाद। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ इसे शेयर भी करिए। धन्यवाद।